हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज है संडे, आज है हमारा वीकली करंट अफेयर। तो आज के इस सेशन में हम 5 से लेकर 11 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप 25 करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल, जो कि आने वाली एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए सेशन को। 5 से लेकर 11 मई तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सारे करंट अफेयर डिटेल में पढ़ाए थे। यहाँ पर हमारा रिवीजन क्लास है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो हमको यही पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस इंडेक्स को हर साल जारी करता है। 2025 का जो इंडेक्स आया ना, एक्चुअल में ये पूरी रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से इसके अंतर्गत इंडेक्स को जारी किया जाता है। किसी भी देश में एजुकेशन, वहां की हेल्थ स्ट्रक्चर और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, इनके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अलग अलग डायमेंशंस पर मापा जाता है। इसमें इंडिया को 2025 में 130वीं रैंक पर रखा गया। आपको पता है ये जो इंडेक्स है ना, ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया है, 2023 के डेटा पर आधारित है। तो 2025 के इंडेक्स में इंडिया को 130वीं रैंक दी गई। इसके अलावा ऑल ओवर ये भी पूछा जा सकता है कि कितने देशों में, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश है 193 देश, उनके मध्य में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है। तो 2023 के लिए यह रिपोर्ट निकाली गई। 2025 में 193 कंट्रीज में से इंडिया को रखा गया है 130वें स्थान पर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह हो जाती है, इस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है आइसलैंड, सेकेंड पर रखा गया है नॉर्वे को। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी को सेम पॉइंट मिलते हैं तो उनको एक जैसी रैंक दी जाती है। तो सेकेंड पर संयुक्त रूप से दो देश है, एक है नॉर्वे और एक है स्विट्जरलैंड। और जो तीसरी रैंक है ना, फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है अगर कोई दो देश एक ही रैंक पर आ जाते हैं। तो तीसरी रैंक पर कोई नहीं है और चौथी रैंक पर है डेनमार्क। क्लियर करता हूं एक बार फिर से, पहली रैंक पर आइसलैंड, सेकेंड पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड और चौथी रैंक पर कौन, डेनमार्क। इंडिया की रैंक 130वीं है 193 देशों में 2025 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। देखिए, इंडेक्स हर साल निकाला जाता है, निकालने वाली संस्था पूछी जाती है यूएनडीपी। और कब से शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया है 1990 से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर हम भाखड़ा नांगल डैम की बात करते हैं तो यह डैम देखने को मिलता है हमको भारत के दो राज्यों में, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब में। लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर है ना, वो हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। देखिए, दो डैम है यहां पर, एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल। ये दो डैम है थोड़ी दूरी पर। भाखड़ा डैम देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, और नांगल डैम इसके थोड़ा सा आगे, लेकिन वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर आता है। अगर यहां पर मैप है तो हम देख लेते हैं। देखिए, ये भाखड़ा डैम है, ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में, है ना। आंसर हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य। और जैसे ही आप थोड़ा सा ये डैम आगे जाएगा, नदी जब आगे जाएगी, तो ये पंजाब की बाउंड्री के अंदर हमको यहां पर देखने को मिलता है नांगल डैम। तो ये भाखड़ा नांगल डैम है। अधिकतर एग्जाम में हिमाचल प्रदेश ही ऑप्शन में होता है, तो हिमाचल प्रदेश में यह डैम देखने को मिलता है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के मध्य में भाखड़ा नांगल डैम के पानी को लेकर अभी विवाद उत्पन्न हुआ है। पंजाब ने हरियाणा के लिए पानी छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद पंजाब ने क्या किया कि जो अपनी पुलिस है उसको नांगल डैम पर अपॉइंट कर दिया ताकि पानी आगे न छोड़ा जाए। जबकि आप समझिए कि ये इंटर स्टेट रिवर है सतलुज, तो जो डैम है ना वो सेंट्रल के कंट्रोल में है। इसका मैनेजमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा देखा जाता है। तो स्टेट पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पर पंजाब ने यह कह के रोक दिया कि हमने हरियाणा के हिस्से का पानी पहले दे दिया है और अब पंजाब को पानी की कमी हो जाएगी अगर हमने पानी छोड़ा तो इसलिए भाखड़ा नांगल डैम यहां पर सुर्खियों में रहा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में
देखने को मिलता है। भाखड़ा डैम है हिमाचल प्रदेश और नांगल डैम देखने को मिलता है पंजाब। अप्रैल में हरियाणा में पानी की कमी के कारण जो बोर्ड है जिसकी हमने अभी बात की, हरियाणा को 8 दिन तक 8,500 क्यूसेक पानी देने के लिए कहा था इस बोर्ड ने, लेकिन पंजाब ने विरोध कर दिया। अभी हरियाणा को केवल 4,000 क्यूसेक पर डे ही पानी दिया जा रहा है, जो कि हरियाणा कहता है कि हमारे लिए कम है। तो इस कारण भाखड़ा नंगल डैम अभी सुर्खियों में था। लॉरेंस वोंग किस देश के पीएम के रूप में पुनः नियुक्त किए जाएंगे? तो लॉरेंस वोंग की बात करें तो ये एशियाई देश सिंगापुर के वर्तमान में पीएम के पद पर हैं। इनकी पुनः इस पद पर नियुक्ति की जाएगी। देखिए, सिंगापुर में हाल ही में इलेक्शन हुए थे पीएम पद के लिए। लॉरेंस वोंग की पीपल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें अपने नाम की। देखिए, उन्हीं की पार्टी के ली सियन लुंग, इन्होंने 2024 में इस्तीफा दे दिया था। तो पार्टी तो सेम थी, इन्होंने अपना नया पीएम बना लिया था लॉरेंस वोंग को 2024 में। अब 2025 में जब इलेक्शन हुए तो यही पार्टी जीत के आई और लॉरेंस वोंग कंटिन्यू करेंगे सिंगापुर के पीएम के पद पर, अपना कार्यकाल कंटिन्यू रखेंगे। ऑपोजिशन की जो वर्कर्स पार्टी है उनको केवल 10 सीटें यहां पर मिली है। हमारे लिए पीएम इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर के पीएम कौन बने, लॉरेंस वोंग। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम थे एंटोनी अल्बनीज, ये भी अपने कार्यकाल को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। मतलब पीएम पद का जब इलेक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार फिर से पीएम बने हैं एंटोनी अल्बनीज। तो इनको भी याद रखिए, एंथोनी अल्बनीज इनका नाम है, तो एंथोनी अल्बनीज। त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है भारत के केरला स्टेट में, केरल राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव की सबसे बड़ी हाईलाइट जो रहती है वो रहती है हाथियों की प्रदर्शनी। हाथियों को तैयार किया जाता है पूरी तरीके से, है ना, इनकी एक पूरी यात्रा निकाली जाती है और बहुत बड़ा उत्सव होता है केरल में। केरल में एक मंदिर है वडक्कुनाथन मंदिर, है ना, इसमें मनाया जाता है मुख्य रूप से त्रिपुरपुरम उत्सव को। इस मंदिर की बात करें, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है वडक्कुनाथन मंदिर। यहीं पर केरल का एक कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज के रूप में एक जो मंदिर है उसके अंदर ही त्रिशूरपुरम उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आसपास पूरा जो क्षेत्र है वो इस फेस्टिवल को मनाता है। हाथियों की सवारी या फिर जो परेड है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर स्त्री और पुरुष के द्वारा एक नृत्य भी किया जाता है बहुत ही फेमस, जिसे कहा जाता है पेट्टा थलम नृत्य। यह भी किया जाता है केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव के मौके पर, केरल का पारंपरिक नृत्य है। आगे चलेंगे। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम यहां पर वेम्बनाड झील की बात करें तो यह झील देखने को मिलती है भारत के केरल राज्य में ही। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि केरल गवर्नमेंट ने इस झील के कायाकल्प के लिए 188.25 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने ऑलमोस्ट 188 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि इस झील को वापस से पुनर्जीवित किया जा सके, इसका कायाकल्प किया जा सके। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केरल की सबसे बड़ी झील है और अगर हम इंडिया में देखें ना तो भारत की सबसे लंबी झील के रूप में इसे गिना जाता है। इस लेक को अगर इसकी लंबाई देखें तो 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। इंडिया की सबसे लंबी झील कौन? वेम्बनाड झील। एरिया करीब 2033 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑफर ऑफ द डे में देखिए आप सभी के लिए जो स्पेशली किसी स्टेट की सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास यहां पर अवेलेबल है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, तो डिटेल में आपको फॉरेन पॉलिसी यहां पर पढ़ने को मिलेगी। रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा काफी नॉमिनल प्राइस में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक मैंने इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां पर आपको इजीली आप वहां पर जाकर अवेल कीजिए, एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए, वहां पर भी ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। आगे चलेंगे, तब तक हम 2025 सुधीरमन कप किस देश ने जीता है। पहले तो हमको यह समझ में आए कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो याद रखिएगा, सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है और यह जीता है हाल ही में चाइना ने। आपको पता है आयोजन भी चाइना में हुआ था, चाइना के जियामेन में। यह 27 अप्रैल को शुरू हुआ था और 4 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया और इस साल ये 19वां एडिशन है सुधीरमन कप का। चाइना ने फाइनल जो रैंकिंग बनी उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किए और फर्स्ट पोजीशन पर चाइना रहा सुधीरमन कप। सेकेंड प्लेस पर साउथ कोरिया को रखा गया। भारत की तरफ से आपको पता है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इंडिया को इस लिस्ट में 11वीं रैंक पर रखा गया। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट सुधीरमन कप किसने जीता? चाइना ने। आयोजन भी चाइना में किया गया था। सेकेंड पर रहा साउथ कोरिया और थर्ड पर रहा इंडोनेशिया। इंडिया की रैंक है 11th। हर 2 साल में आयोजित की जाती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। इंटरनेशनल मिक्स्ड टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1989 में और 2025 में 19वां एडिशन चीन में आयोजित किया गया सुधीरमन कप का। जीता भी किसने? चाइना ने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी के द्वारा कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो आपको पता है जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान के बहुत सारे जो आतंकवादी कैंप थे उनको नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर। अब प्रॉपर इस ऑपरेशन के साथ युद्ध शुरू हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में। आप सभी को पता है, आपको मैंने लगातार अपडेट दी है इसके बारे में। शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था तब पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंप को निशाना बनाया गया था, जो कि पीओके और कुछ कैंप पाकिस्तान के अंदर थे और कुछ पीओके में थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। 7 मई को जो रात थी तब हमने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। मतलब 7 मई शुरू हुई और जो रात आई वहां पर हमने अटैक किया ऑलमोस्ट 1:45 बजे पाकिस्तान पर। और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के काफी सारे ऐसी 9 साइट्स के जो आतंकवादी कैंप थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। ऑपरेशन में भारतीय सेना के तीनों बलों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी। लेकिन स्पेशली सबसे अच्छा जो काम था उस वक्त, सबसे बड़ा जो काम था वो इंडियन एयरफोर्स का था। ड्रोन के माध्यम से इन सारे प्लेसेस को नष्ट किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो भारत ने मुक्त व्यापार समझौता साइन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। होता क्या इसके तहत? इसके तहत देखिए 2 देशों के मध्य में ट्रेड को बढ़ाने के लिए या तो टैक्स को कम कर दिया जाता है या टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। नॉर्मली कम कर दिया जाता है, इतना कम कर दिया जाता है कि वो ना के बराबर होता है। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में हाल ही में साइन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम किर स्टारमर, इन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट को किया है। भारत ने किन किन चीजों पर कटौती की है? तो विस्की और जो अल्कोहल यूनाइटेड किंगडम से इंडिया आता है उसमें जो 150% तक टैक्स इंडिया लगाता था उसको 75% तक कर दिया है। जो व्हीकल इंपोर्ट इंडिया करता था उस पर 100% टैक्स था, उसको घटाकर 10% टैक्स किया गया। और काफी सारी अदर जो कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइसेस है उन पर भी टैक्स को कम किया गया। यूके के द्वारा भारत के 99% गुड्स पर यूके में 0 कस्टम ड्यूटी कर दी गई है ना। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 10% पहले टैरिफ लगता था जो कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से इंडिया और यूके का ट्रेड, जो कि अभी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है,
वो 2030 तक डबल होने की संभावना है। तो इंडिया और यूके के मध्य में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में किया गया। हाल ही में चर्चित किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो सुदर्शन चक्र है ना, इंडिया को बचाने में सबसे अहम किरदार निभाया है भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो वॉर हुई है उसमें S-400 ने। आपको पता है S-400 एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके माध्यम से जब पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उनके आतंकवादी कैंपों को खत्म किया, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि 8 मई को सुबह भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था ड्रोन से डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान, है ना, अमेरिका तो नहीं बोला ना भाई, पाकिस्तान के सारे जो ड्रोन थे जो हमारे 15 शहर पे आए थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है S-400 ने। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सबसे ज्यादा मदद की है इंडियन शहरों को बचाने में S-400 ने, है ना। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड का भी यूज किया, लेकिन सबसे अहम किरदार S-400 का था। एक एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने ये रशिया से लिया है, ध्यान रखना, है ना। सुदर्शन चक्र इसको नाम दिया गया है इंडिया की रक्षा के लिए। ये है ये डिफेंस सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 1990 में रूस ने विकसित किया था। जब इसने विकसित किया ना तो ये S-300 था, 300 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को खत्म करने के लिए कैपेबल था, लेकिन आगे चलकर इसकी कैपेसिटी को 400 किलोमीटर तक किया गया। 400 किलोमीटर की रेंज में सभी को यह खत्म कर सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, और 120 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को भी यह डिटेक्ट कर सकता है ना। 36 टारगेट को एक साथ ये खत्म कर सकता है। 72 इसमें मिसाइल लगी होती है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 72 इक्विपमेंट होते हैं, और वो डायरेक्ट एक ड्रोन को या एक एयरक्राफ्ट को 2 मिसाइल से टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे 72 और मिसाइल हो गई, 36 टारगेट को ये एक साथ खत्म कर सकता है। भारत ने रूस के साथ इसका समझौता किया था, रूस ने ही ये हमको प्रोवाइड की है। 3 हमारे पास आ चुके हैं, 4 का हमारे साथ डील थी भारत में, 3 मिल चुके हैं, और चौथा जो है वो 2025 के इस साल के एंड तक इंडिया को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 8 मई को। देखिए रेड क्रॉस डे क्या है इसको समझना चाहिए हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एसएससी रेलवे की एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। हर साल 8 मई को मनाया जाता है। पहली चीज तो ये एक रेड क्रॉस मूवमेंट है जिसको चलाने का श्रेय दिया जाता है हेनरी ड्यूरेंट को, तो इनकी जयंती पर मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, पहला नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया था 1901 में हेनरी ड्यूरेंट को दिया गया था। इन्हीं की जयंती में 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 2025 में कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है। पहली बार इसे मनाया गया था 8 मई 1948 को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, जो कि पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर, वॉर या फिर किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में आपातकालीन सेवाएं देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए काम करता है। आपने देखा होगा अधिकतर बार ये ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है। अगर कहीं पर वॉर हो रही है, अगर गृह युद्ध की स्थिति है, तो उन देशों में जाकर भी ये काम करता है लोगों की मदद करने के लिए। तो इनके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट की जयंती के रूप में रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है 8 मई को। हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 9 फरवरी 1863 में। ये स्विट्जरलैंड के जर्मनी के रहने वाले हैं, जेनेवा के रहने वाले हैं। 1901 में रेड क्रॉस मूवमेंट के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। सांगरी, जिसे मई 2025 में जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान में कभी आप अगर जैसलमेर गए होंगे, बीकानेर गए होंगे, तो आपने सांगरी की सब्जी खाई होगी, है ना, बहुत ही फेमस है रेगिस्तानी इलाकों में भारत में। राजस्थान में यह फली है जो कि खेजड़ी वृक्ष पर लगती है, और खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है।
तो उसकी फली की सब्जी बनाई जाती है और ये है सांगरी। तो हाल ही में राजस्थान की सांगरी को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। अगर आपने बबूल का पेड़ देखा होगा तो खेजड़ी उसके जैसा दिखाई देता है, और जो फलियां है ना वो भी आपको बबूल की जो फलियां है वैसी दिखाई देगी। पर ये सांगरी है, इसकी सब्जी बनाई जाती है राजस्थान में। जीआई टैग दिया गया हाल ही में मई 2025 में। ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑपरेशन हॉक को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, सीबीआई। ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित है? तो भारत में जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकना, उसको खत्म करना मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन हॉक को शुरू किए जाने का। देखिए, जो यूएस अथॉरिटी से लीड मिली है उसके आधार पर सीबीआई ने भारत में ऑपरेशन हॉक को चलाया और अलग अलग ठिकानों पर भारत में अलग अलग राज्यों में एक साथ दबिश दी, काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया है और काफी नेटवर्क को ध्वस्त किया है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का काम करता है ऑनलाइन माध्यम से। तो इनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक को सीबीआई के द्वारा चलाया गया। वैसे सीबीआई ने पहले भी ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं ताकि भाई ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क को खत्म किया जा सके। इंडिया में इसके लिए ऑपरेशन कार्बन चलाया था 2021 में सीबीआई ने, और ऑपरेशन मेघ चक्र को चलाया था 2022 में, और अब चलाया है ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के बेस्ट मेल खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, फुटबॉल के क्षेत्र में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 की घोषणा की गई। 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड दिए गए, और बेस्ट मेल प्लेयर की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुभाशिष बोस को। वैसे देखिए, मेल प्लेयर और विमेन प्लेयर के बारे में ही आपको पूछा जाएगा अगर फुटबॉल अवार्ड पूछे जा रहे हैं। तो ये डिफेंडर हैं सुभाशिष बोस, इनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और महिलाओं में ये जो अवार्ड था विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया सौम्या गुगुलोत को। ये एक फॉरवर्ड खिलाड़ी है, भारत की फुटबॉल खिलाड़ी है, अलग अलग क्लब के लिए भी इन्होंने फुटबॉल खेला है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए, विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए। अदर कैटेगरी में दो और आप याद रख सकते हो, बता देता हूं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन? सुभाशिष बोस। विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलोत। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर विशाल कैथ, और विमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर इलांगबाम पेंथोई चानू, है ना, पूर्वोत्तर राज्य से आती हैं, तो ये इनका नाम है। तो ये 4 अवार्ड याद रखिए फुटबॉल के, आपका काम हो जाएगा, पूछा जा सकता है। भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच में बनाया जा रहा है? फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। आपको पता है भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। उसके बाद 2022 में चीता संरक्षण परियोजना के तहत अफ्रीका के नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाकर एमपी के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया गया, जो कि एमपी के श्योपुर जिले में आता है। अब क्या किया गया कि चीतों की जनसंख्या में वृद्धि हो, इसके लिए एक गलियारा विकसित किया जा रहा है। यह इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर है, एमपी और राजस्थान के मध्य में। कॉरिडोर 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा। मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो नेशनल पार्क होते हुए गांधी सागर सेंचुरी, जो कि एमपी के नीमच और मंदसौर में पड़ती है, यहां से होते हुए राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व तक ये पूरा गलियारा डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य यही है ताकि चीतों के संरक्षण के लिए काम किया जा सके, इनको आने जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग मिले। कुनो नेशनल पार्क श्योपुर और मुरैना एमपी में 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 1981 में सेंचुरी के रूप में स्थापित हुआ था। गांधी सागर सेंचुरी एमपी के मंदसौर नीमच में 1974 में सेंचुरी के रूप में स्थापित हुई, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में देखने को मिलता है कोटा के पास। 1955 में अभ्यारण्य बना था, 2004 में नेशनल पार्क बना और 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व।
डन। पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पुलित्जर अवार्ड नॉर्मली देखिए जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब ये अमेरिका के अवार्ड है, देखिए अगर किसी इंडियन को मिलता ना तो ये बहुत काम का होता, पर इस बार किसी इंडियन को नहीं दिया गया। एक भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डायरेक्ट किसी इंडियन को मिलता तो हमारे लिए काम का होता। फिर भी हम कुछ कैटेगरीज देख लेंगे, है ना, एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पुलित्जर प्राइज न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हर साल दिए जाते हैं। अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज्यादा मिले हैं, इसमें 4 अवार्ड दिए गए न्यूयॉर्क टाइम्स को 2025 में। अब यहां पर देखिए कैटेगरी है, आपको ना तो याद रखने की जरूरत है इतनी, और ना ही अभी पूछी जाएगी क्योंकि इंडियन नहीं है। फिर भी हम देखें, पब्लिक सर्विस में जर्नलिज्म के लिए कविता सुनाना, लीजी प्रेस, साकांद्रा, जॉर्ज मिलो, स्टेसी क्रेनिड्स को यह अवार्ड दिया गया। अब आपको नाम से समझ में आएगा कि नहीं पूछा जाने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को दिया गया। यूएसए का अवार्ड है, तो यूएसए के ही अधिकतर ये जो न्यूज चैनल है, जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, पब्लिशर हैं, उनको ही दिए गए हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, पॉज करके पढ़ लेना, पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है, सारे में नहीं पढ़ रहा हूं। तो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 अवार्ड दिए गए हैं, आप ये एक पॉइंट याद रख सकते हैं। क्रिटिसिज्म के लिए अलेक्जेंड्रा लेंग को दिया गया, ब्लूमबर्ग सिटी लैब की ये पत्रकार हैं, तो इनको दिया गया, और ये अदर कैटेगरी है। पत्रकारिता में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, है ना, जिसे कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार। हर साल 23 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, 23 अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई। अमेरिका में जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। केवी राबिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थी? केवी राबिया की बात करें तो यह संबंधित है सोशल वर्क या समाज सेवा से संबंधित है। भारत के केरल राज्य से आती है केवी राबिया। 59 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। केरल में एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया। तो एजुकेशन या इनको समाज सेवा हम देख सकते हैं। अरे एजुकेशन है क्या, तो हम एजुकेशन ही ले लेते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो आंसर ले लो एजुकेशन, ठीक है, ओके। तो आंसर हो जाएगा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो फिर वो समाज सेवा का काम है, तो समाज सेवा हम आंसर ले लेते। तो केरल राज्य से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। काफी सारे अवार्ड भी दिए गए हैं इनको। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2022 में पद्मश्री अवार्ड केवी राबिया को। 1994 में नेशनल यूथ अवार्ड दिया जा चुका है। 2001 में भारत सरकार के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा कनागी देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी केवी राबिया। केरल से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सोशल वर्कर, हाल ही में इनका निधन हो गया। किस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता माना जाता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आतंकवाद को जो टेररिज्म फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए वर्ल्ड में एक संस्था काम करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ये 2 लिस्ट निकालती है, एक है इसकी ग्रे लिस्ट और एक है इसकी ब्लैक लिस्ट, है ना। अब होता क्या है, ऐसे देश जो कि आतंकवाद को रोकते नहीं है, मतलब उसका मौन रूप से समर्थन करते, रोकते नहीं है, और उनके आतंकवाद वित्त पोषित हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद के काम हो रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहे, मतलब इसको बोलते हैं साइलेंट यस करना, साइलेंटली स्वीकृति दे देना। तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अभी इंडिया ने डिमांड की थी कि भैया पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में डालो। पहले पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में था, लेकिन 2020 में इसको FATF की ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया था। अब इंडिया ने फिर डिमांड करी है क्योंकि वो आतंकवादी को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है। अब बात वो है कि अगर कोई डायरेक्ट फंडिंग करता है ना आतंकवाद को, है ना, समर्थन ही कर देता है डायरेक्ट खुल के, तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है।
और ऐसे देशों को इंटरनेशनली जो हेल्प मिलती है वो फिर मिलना बंद हो जाती है, चाहे वो IMF के द्वारा हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, किसी भी प्रकार की हेल्प मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो इंडिया ने डिमांड की है कि पाकिस्तान को फिर से इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। आया समझ में? और FATF का काम क्या है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके मेंबर्स की संख्या है 40। भारत भी 2010 में इसका मेंबर बना था पहली बार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G7 देशों के द्वारा मिलकर इसको स्थापित किया गया था। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फंडिंग को रोका जा सके और उसके लिए इंटरनेशनली कानून बनाए जा सके। इसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। जैसे देखिए अधिकतर देशों में PM चलते हैं। PM कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी भी देश में, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, है ना, वास्तविक प्रमुख जो डिसीजन मेकर होते हैं। वैसे ही जर्मनी में एक पद चलता है चांसलर का। ये जर्मनी में वहां की जो एग्जीक्यूटिव है उनके हेड या लीडर होते हैं, तो ये सारे डिसीजन मेकर होते हैं। तो फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी की पार्लियामेंट में नए चांसलर के रूप में हाल ही में चुना गया। फ्रेडरिक मर्ज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं। ये जर्मनी के चांसलर बनने वाले दूसरे सबसे एजेड व्यक्ति है, क्योंकि इनके पहले जो कोनराड थे वो 73 वर्ष की आयु में जर्मनी के चांसलर बने थे 1949 में, और अब दूसरे सबसे एजेड 69 वर्ष की उम्र में बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के नए चांसलर। अभी तक जर्मनी के चांसलर के पद पर ओलाफ स्कोल्ज हैं। इनको रिप्लेस किया है किसने? फ्रेडरिक मर्ज ने। MIGM का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका पूरा नाम क्या है? MIGM की बात करें तो ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है। होती क्या है ये समझो। अगर हम मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की बात करें तो इसका भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हमारी नेवी ने इसका परीक्षण किया है। एक्चुअल में ये एक माइन है जो कि अंडर वाटर लगाई जाती है और इसके ऊपर से अगर कोई भी पनडुब्बी या दुश्मन का कोई जहाज निकलता है तो ये माइन ब्लास्ट हो जाती है। सेंसर लगे होते हैं, दो तरीके हैं, एक तो सेंसर लगा दो, सेंसर लगे होते हैं, डायरेक्ट ब्लास्ट भी हो सकती है, या फिर अगर आप कोडिंग करते हैं तो ये आपको पहले इंफॉर्मेशन भेजती है कि भैया कोई पनडुब्बी या जहाज है इस जगह पर, और फिर आप उसको कमांड देके बाद में ब्लास्ट करवा सकते हैं। तो ये पानी के अंदर समुद्र में भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है, जिसका हाल ही में इंडियन नेवी ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, किसी भी शिप या सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेवी इसका यूज करेगी। DRDO के अंतर्गत एक उसकी बोल सकते हैं प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने। इसने बनाया है MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन को। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारत में रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। पहले देखिए ये T20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लिया। अब केवल वनडे बचा है जहां पर ये खेलेंगे। टेस्ट करियर अगर इनका देखें तो 67 टेस्ट मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने। महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। अब तक 4 ICC ट्रॉफियां इन्होंने अपने नाम की, 4। इसमें से 2 में इन्होंने कप्तानी भी की है। 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 दोनों ही रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती गई। खेलों के क्षेत्र में रोहित शर्मा के योगदान के लिए 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट है 2025 में इसका खिताब जीता है इंडियन रेलवे ने। इंडियन जो हमारी एयरफोर्स है वो इसका आयोजन करवाती है ना, मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर। ये बहुत ही फेमस एयरफोर्स मार्शल रहे हैं।
5 स्टार रैंक पाने वाले इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र ऑफिसर हैं मार्शल अर्जन सिंह। इन्हीं के नाम पर मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। 2025 में इंडियन रेलवे ने इस टूर्नामेंट में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को हराकर यह खिताब जीता है। टूर्नामेंट में एयरफोर्स हॉकी टीम पार्टिसिपेट करती है, इंडिया के जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, रेलवे की टीम है, वो पार्टिसिपेट करती हैं, और 2 अन्य देशों की टीमों ने भी यहां पर इस साल पार्टिसिपेट किया था। 12 टीमें टोटल थी मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में। विनर रही इंडियन रेलवे और रनर अप रही रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इंडियन एयरफोर्स हर साल इसका आयोजन करवाता है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2018 में विनर को दिए जाते हैं 3 लाख रुपए की प्राइज मनी, और जो रनर अप होते हैं उनको 2 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? तो इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला इसका नाम रखा गया है ना। ये हाल ही में इंडियन नेवी को सौंपा गया INS अर्नाला। उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी तक जो एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट है हमारे पास, वो गहरे पानी के हैं। ये पहला है जो कि जहां पर कम गहरा पानी होगा या उथला पानी होगा वहां पर इसका यूज किया जाएगा। छोटे युद्धपोत आप इनको बोल सकते हैं, है ना। किनारे में जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर इनको अपॉइंट किया जाएगा। कोस्टल एरिया से ही किसी भी पनडुब्बी को, किसी भी अदर जो पानी में अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आता है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी को 8 मई 2025 को उसका पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसका नाम है INS अर्नाला, ये दिया गया। इसको बनाया किसने है? ये जो शिप है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसके डिजाइन को तैयार किया गया। ये कोलकाता की एक कंपनी है ना, वॉरफेयर बनाती है, और L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली, इन्होंने इसका निर्माण किया है। तो मेन जो सहयोग है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का है। भारत ऐसे 16 जहाज बनवा रहा है, जिसमें से पहला मिला है INS अर्नाला इंडियन नेवी को। INS अर्नाला, इसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 77.6 मीटर, वेट है 896 टन, स्पीड है ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर पर आवर की, और एक बार फ्यूलिंग पर 1800 नॉटिकल मिल्स तक ये चल सकता है। INS अर्नाला महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक पोर्ट है, अर्नाला का किला, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया। हाल ही में नए पोप के रूप में किसे चुना गया? तो आपको पता है लास्ट मंथ अप्रैल में जो कैथोलिक चर्चेस के हेड होते हैं, वेटिकन सिटी के जो लीडर होते हैं, पोप, है ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनके पोप का निधन हो गया था, पोप फ्रांसिस का। अब इनकी जगह ली है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट ने। आंसर सी। तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट नए पोप बने हैं कैथोलिक ईसाई धर्म के या कैथोलिक चर्चेस के। ये पोप लियो 14 के नाम से अपने पद पर बैठेंगे, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे पोप का नाम बदल जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो मूल नाम है ना उससे नहीं बैठते हैं, जब गद्दी संभालते तो एक नया नाम मिलता है। तो पोप लियो 14 इनको नाम दिया गया है। पहली बार कोई USA का सिटीजन पोप बना है। जो पोप फ्रांसिस थे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के थे, अर्जेंटीना के। तो उत्तर या दक्षिण अमेरिका में से पहले पोप फ्रांसिस थे, लेकिन अब US के सिटीजन जो पहले पोप बने हैं वो हैं कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। याद रहेगा। तो रोम का बिशप होता है, पोप जो होते हैं रोम के बिशप होते हैं, कैथोलिक चर्चेस के हेड होते हैं, वेटिकन सिटी के रूलर होते हैं, वहां से रूल करते हैं और कैथोलिक चर्चेस को हेड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहली बार ये जो पद है ना वो शुरू हुआ था पहली शताब्दी में। तो जो ईसा मसीह है ना उनके पहले शिष्य से पोप का पद माना जाता है। तो ये अभी तक चल रहा है। अभी जिनका निधन हुआ वो 266वें पोप थे और जो नए बने हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ये 267th पोप बने हैं कैथोलिक चर्चेस के या कैथोलिक धर्म के। हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा
मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन है ना, पूरे वर्ल्ड में न्याय मानवाधिकार के लिए काम करने वाले, लॉ के लिए काम करने वाले किसी भी लॉयर को मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड देते हैं। कौन? वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। पहली बार यह अवार्ड एक इंडियन को मिला है और यह है भुवन रिभु। इंडिया के लॉयर हैं भुवन रिभु, ठीक है, बिलोंग करते हैं ये नई दिल्ली से, और इन्होंने जो चिल्ड्रन राइट है, बाल अधिकार, इनके लिए काम किया। चिल्ड्रन के जो बच्चों के अधिकार हैं उनके लिए ही ये काम करते हैं। तो भुवन रिभु को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन बने हैं भुवन रिभु, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक जो कि एक कैरेबियाई देश है, यहां पर आयोजन किया गया था वर्ल्ड लॉ कांग्रेस का, यहीं पर भुवन रिभु को यह अवार्ड दिया गया। यहां पर वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली एक जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जस्टिस के लिए काम करने वाले, जुडिशियरी के लिए काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनका एक संगठन है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ज्योति योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है केरला स्टेट को। केरल सरकार ने क्या किया, जो प्रवासी मजदूर हैं केरल में, ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से केरल काम करने आए हैं या फिर केरल से किसी और राज्य में काम करने जा रहे हैं, तो उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ज्योति स्कीम को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इस स्कीम को तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को एजुकेशन देना और समाज की मुख्य धारा में उनको लेकर आना, उनका समावेशन सोसाइटी में बढ़ाना, यह ज्योति स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी मजदूरों के जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी में, और 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें पब्लिक स्कूल में एनरोल में मदद की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, है ना। माइग्रेंट फैमिली को एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल सपोर्ट भी दिया जाएगा ज्योति स्कीम के तहत। तो केरल सरकार ने राज्य में ज्योति स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है। डन। तो यहां पर हमने 11 मई तक के सभी करंट अफेयर को आज के संडे के सेशन में डिस्कस कर लिया है। वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको विद डिटेल हमने समझा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।